प्यारे बच्चों, पूर्व के सेशन में हमने पढ़ा था इस पथिक कविता का प्रारंभिक अंश, जिसमें हमने देखा था कि कवि पथिक के रूप में समुद्र के किनारे समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है और समुद्र के तट पर खड़ा हुआ कवि सूर्य और समुद्र के प्रेम को, प्रकृति सौंदर्य को अपनी आँखों से निहार रहा है और उस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो उठता है। हम इस कविता का अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। कवि रात्रि के समय का वर्णन करते हुए कहता है कि जब अर्धरात्रि में चारों ओर अंधकार, तमिस अंधकार छा जाता है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अर्थात जब अर्धरात्रि में चारों ओर अंधकार घनघोर रूप धारण कर लेता है और सारे संसार को, सारे जग को अपने आगोश में समा लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। वह स्थिति रात्रि की स्थिति होती है और उस रात्रि में घनघोर अंधकार के समय आकाश की छत पर मानो तारे टिमटिमाते हुए से नजर आते हैं। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जगत का स्वामी किसके लिए आया है? जगत का स्वामी सूर्य। जगत का स्वामी सूर्य को क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। अंतरिक्ष में चाहे तारे हों, चाहे चंद्रमा, ये सब उसी के प्रकाश से चमकते हैं। प्रकृति सूर्य को देख करके एक नए रूप में सजी संवरी से नजर आती है। इस कारण से सूर्य को जगत का स्वामी कहा गया है। तो सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित मीन्स मुस्कुराता हुआ, वदन मीन्स मुख। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तब इस संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए मृदु गति से, धीमी धीमी गति से मानो आता है। अंतरिक्ष में अंदर ही अंदर छाया रहता है। ये कहें कि सूर्योदय से पूर्व की स्थिति होती है। सूर्योदय से पूर्व की स्थिति का वर्णन कवि कर रहा है कि जहाँ रात्रि हो चुकी है, आकाश में तारे छा चुके हैं, आकाश गंगा सुबह सूर्योदय से पूर्व आकाश में नजर आने लगती है, अपने सौंदर्य को बिखेरने लगती है। तो सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर, कौन? जगत का स्वामी सूर्य। और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर अर्थात आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मन भावन गीत गाने लगता है। कहने का आशय यह है कि रात्रि की समाप्ति पर सूर्य की स्थिति होती है कि वह छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य को मानो निखारने लगता है। वह सूर्य सुबह के समय, सूर्योदय से पूर्व रात्रि व्यतीत होते समय, जब सुबह होने वाली होती है, सूर्योदय होने वाला होता है, उस समय आकाश में आकाश गंगा नज़र आने लगती है, उसका सौंदर्य नज़र आने लगता है और उसे देखकर कैसा लगता है कि मानो वह जगत का स्वामी, मानो सूर्य उस गगन गंगा को, उस आकाश गंगा को चमका रहा हो, उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा हो। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है।
वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इसी सूर्य के आगमन से आकाश में चंद्रमा भी विमुग्ध होकर के मानो हंसने लगता है। तो चंद्रमा आकाश में खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ सा कब नज़र आता है? जब वह सूर्य का प्रकाश पाता है। तो सूर्य के प्रकाश को पाकर के चंद्रमा भी मानो आकाश में नभ में मुस्कुराने लगता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और वृक्ष भी तरह तरह के पत्तों और फूलों से पुष्पों से मानो अपने शरीर को सजाने लग जाते हैं। अर्थात सूर्योदय की स्थिति में वृक्ष भी सुसज्जित से आने लगते हैं, सजे संवरे से नजर आने लगते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और इस स्थिति को, उस सूर्योदय की स्थिति को उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि वह सूर्योदय का समय, वह प्रातःकालीन समय इतना मनमोहक होता है, चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, प्राकृतिक सौंदर्य अपने अनूठे स्वरूप में होता है। उस सौंदर्य को पाकर के पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। वे भी अपनी खुशी को मानो संभाल नहीं पाते हैं, पर इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो चहकने लगते हैं, वे कलरव करने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और मानो फूल भी सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करते हैं। फूल सांस लेकर सुख की, मानो फूल भी सुख की सांस का अनुभव करते हैं और आनंद विभोर होकर के सानंद मीन्स आनंद सहित आनंद विभोर होकर के मानो महकने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय के समय प्रकृति में भी अपने आप में परिवर्तन आता है। चारों ओर प्रकृति और सारा वातावरण मनमोहक, सुखद और आनंदित नजर आने लगता है। कवि आगे वर्णन करते हैं कि वन उपवन गिरि शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कह रहा है मानो प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देख करके, उस सूर्य के आगमन को देख करके प्रकृति किस प्रकार से आनंदित हो उठती है, उसे देख करके, अर्थात सूर्योदय से पूर्व आकाश गंगा के तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का सजना, पक्षियों का चहकना और फूलों का महकना, इन सब को देखकर मानो मेघ भी प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं। मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ उन्मादित होकर मेघ अर्थात बादल मानो प्रसन्न होकर, मानो उनसे भी नहीं रहा जाता, वे क्या करते हैं? वन उपवन गिरि शानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वे मेघ भी वनों में, उपवन बगीचों में, गिरि मीन्स पर्वतों पर और शानु मीन्स पर्वतों के ऊपर जो समतल भूमि है उसमें मानो बरसने लगते हैं और कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं और मानो कुंजों में वो वर्षा करने लगते हैं, मानो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हों। मेघ ऐसा जान पड़ता है। मेघ अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए वनों पहाड़ों, पर्वतीय समतल भूमि अर्थात सानु मीन्स पर्वतीय समतल भूमि और कुंजों में बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कहता है कि इस प्रेम लीला के दृश्य को देख करके स्वयं वह भी
आत्मविभोर हो उठता है और आत्मविभोर होने से मानो कवि के नेत्रों से नयन नीर झरते हैं, मानो कवि के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। वह अश्रुधारा कौन सी अश्रुधारा है? वह प्रेमाश्रुधारा है। वे प्रेम के आंसू हैं, प्रकृति प्रेम के आंसू हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। कवि आगे वर्णन करते हैं कि हे प्रिय जलद पर प्यारी, हे प्रिय प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। हे प्रिय प्रकृति के इस मनमोहक वातावरण में मानो चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। इस प्रेम कहानी को तुम पढ़ो। कहाँ पढ़ो? कैसे महसूस करो? पढ़ो लहर, तुम लहरों में, तट समुद्र के तट पर, तृण तिनकों में, तरु पेड़ों में, गिरी पहाड़ों में, नभ और तारों से सुसज्जित आकाश में, किरण सूर्य की किरणों में और जलद और बरसते हुए बादलों में प्रकृति की इस अद्भुत प्रेम कहानी को पढ़ो, इसका एहसास करो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। यह प्रेम लीला, यह प्रकृति की प्रेम कहानी सारे संसार को विश्व विमोहन हारी, सारे संसार को विमोहित करने वाली है, मोहित करने वाली है, अपने वश में करने वाली है। यह प्रेम कहानी जो सारे संसार को मोहित करने वाली है, ये छाई हुई है, तुम इसे अनुभव करो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। कवि आगे कहता है कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। यह सूर्य और समुद्र के बीच की जो प्रेम कहानी है, यह प्रेम कहानी कितनी मधुर है, कितनी मनोहर है, कितनी उज्ज्वल है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। इसे देख करके मेरा मन करता है कि मैं इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं। जी में है अक्षर बन इसके, मैं इस प्रकृति की प्रेम कहानी को, सूर्य और समुद्र के बीच की प्रेम कहानी को, इसको अपने शब्दों में व्यक्त करूं। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। और मैं उस प्रेम कहानी को शब्दों में व्यक्त करूं, उस प्रेमपूर्ण वाणी को सारा संसार सुन सके। बनूं विश्व की वाणी, सारा संसार उस वाणी को, उस वर्णन को पढ़े, सुने और समझे। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि आगे कह रहे हैं कि प्रकृति में हमेशा स्थिर, पवित्र का मतलब पावन, और आनंद प्रवाहित होता रहता है। उस आनंद प्रवाहित होने वाले, सदा शांति सुखकर है, सुखकारी, आनंद देने वाली, सुख देने वाली शांति छाई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। प्रकृति प्रेम का वह राज्य न केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है। तो इस प्रकार से कवि अपनी इस कविता में पथिक के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की प्रेम लीला को, विशेष करके सूर्य और समुद्र, इनकी प्रेम लीला को वर्णन कर रहा है। सूर्य जो जगत का स्वामी है,
कवि ने जगत के स्वामी के रूप में यह सूर्य को संबोधित किया है और सूर्य के प्रकट होने से किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है उस सब का कवि ने यहाँ वर्णन किया है।